जय हिंद। इससे पहले कि आप एक रिकमेंडेड कैंडिडेट का लेक्चरेट देखें, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लेक्चरेट। पहले हम लेक्चरेट के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, कुछ टिप्स समझते हैं कि लेक्चरेट को तैयार कैसे किया जाता है और उसके एक सक्सेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक बार प्रोसेस देखने के बाद, टिप्स जानने के बाद, देन विल टेक यू थ्रू द लेक्चरेट ऑफ अ रिकमेंडेड कैंडिडेट। तो पहले चलते हैं, देखते हैं प्रोसेस। जीटीओ सबसे पहले तो सारे कैंडिडेट्स को एक सेमी सर्कल में बिठा देता है। उसके बाद जीटीओ के पास कुछ कार्ड्स होते हैं, हर कार्ड पे 4 टॉपिक लिखे होते हैं, राइट। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं हर कार्ड पे, और हर कैंडिडेट को टर्न बाय टर्न एक कार्ड पिक करना होता है और उस कार्ड में से एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो जीटीओ के पास एक पूरा सेट होता है कार्ड्स का, उसमें हर कार्ड पे 4 सब्जेक्ट लिखे होते हैं। पहले एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है, वो कार्ड पिक करेगा, उस पर 4 सब्जेक्ट लिखे होंगे, 4 में से वो एक सेलेक्ट करेगा, थोड़ा साइड में जाएगा और साइड में जाके अपनी प्रिपरेशन करेगा। प्रिपरेशन करने का लगभग टाइम मिलेगा 3 मिनट, राइट। तो आपने उठना है, कार्ड लेना है, साइड में जाके प्रिपेयर करना है और वापस आके जीटीओ को कार्ड पकड़ाना है और फिर ग्रुप सामने जाके खड़े हो जाना है। इस सब प्रोसेस के लिए आपको मिलेंगे 3 मिनट्स, राइट। तो आपने एक कार्ड लिया, सब्जेक्ट लिया और 3 मिनट तक प्रिपेयर किया और ग्रुप के सामने आके खड़े हो गए। जब ग्रुप के सामने आके आप खड़े होते हैं, वहां से आपका समय शुरू हो जाता है बोलने का, और आपको बोलने के लिए मिलते हैं 3 मिनट। तो 3 मिनट आपको प्रिपेयर करने के लिए मिले और 3 मिनट ही आपको बोलना है। अब इस सब को कैसे सीक्वेंशियली मेंटेन किया जाता है, कैसे जीटीओ इंश्योर करता है कि सबको बराबर टाइम मिले और एक सीक्वेंस में टाइम मिले, उस प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले चेस्ट नंबर 1 को बोला जाता है कि आप उठिए, जीटीओ के पास आइए और एक कार्ड पिक कीजिए, राइट। वो द वे आई सेड, फिर चेस्ट नंबर 1 थोड़ा साइड में जाता है और अपना सब्जेक्ट पे प्रिपेयर करता है और 3 मिनट के बाद आके वो जीटीओ को कार्ड दे देता है। एंड देन ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप एंड गिव्स हिज और हर टॉक। जब नंबर 1 रेडी हो जाता है अपना लेक्चरेट देने के लिए, उसी समय ऑटोमेटिकली नंबर 2 उठेगा, जीटीओ के पास से एक कार्ड उठाएगा और साइड में चला जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। मीनवाइल चेस्ट नंबर 1 अपना लेक्चरेट देना शुरू कर देगा, उधर चेस्ट नंबर 2 साइड में जाके अपना प्रिपेयर कर रहा है। तो चेस्ट नंबर 1 जब 2.5 मिनट बोल चुका होगा, तब जीटीओ एक टैप करेगा अपने बोर्ड पे। उस टैप का वो जो टैप है वो इंडिकेट कर रहा है, उस टैप का मतलब है कि 2.5 मिनट हो गए हैं एंड नाउ यू मस्ट कंक्लूड। आपके पास आधी मिनट बची हुई है। आधी मिनट हो जाने के बाद, दैट इज आफ्टर टोटल ऑफ 3 मिनट्स, 3 मिनट पूरी हो जाने के बाद जीटीओ फिर से टैप करेगा। दैट विल इंडिकेट कि अब आपका टाइम खत्म हो गया है, प्लीज आप अपनी सीट पे जाइए, आपका लेक्चरेट का टाइम खत्म हो गया है। जैसे ही चेस्ट नंबर 1 सीट पे जाके बैठता है, चेस्ट नंबर 2 अंदर आता है, जीटीओ को कार्ड पकड़ाता है, ग्रुप के आगे खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि चेस्ट नंबर 2 बोलना शुरू करे, ऑटोमेटिकली चेस्ट नंबर 3 खड़ा होता है, जीटीओ के पास जाता है, कार्ड पिक करता है और साइड में चला जाता है प्रिपेयर करने के लिए। सो like this the entire sequence is maintained. Chest number 1 gets up, takes a card, prepares for 3 minutes, hands over to GTO, stands in front of the group and delivers. Meanwhile, chest number 2 gets up, picks up a card, goes aside. So that's how the entire process continues, right? So that's the process. अब आते हैं इसके लिए कुछ टिप्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए आप ये वीडियो देख भी रहे हैं। तो टिप्स फॉर लेक्चरेट, क्या आप 100, 150, 200 टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास समय है तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस तो करेंगे ही, बट कितने टॉपिक्स प्रैक्टिस करेंगे? जरूरी है आप ये समझें कि टॉपिक कुछ भी आ जाए, उस पर आपने लेक्चरेट डिलीवर कैसे करना है।
तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको फ्रेमवर्क बनाना आना चाहिए। कोई भी लेक्चरेट जो 4 सब्जेक्ट है उनमें से जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो उस टॉपिक पे आपने बोलना कैसे है, उस सब्जेक्ट पे आपने बोलना कैसे है। तो लेट मी गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल फ्रेमवर्क। इफ यू फॉलो दिस, आई गारंटी आप 3 मिनट क्या उससे ज्यादा भी बोल लेंगे, राइट। सबसे पहले यू मस्ट गिव आउट एन इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन देंगे, राइट। नाउ व्हाट डज दिस इंट्रोडक्शन मीन? प्लीज रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू टू गिव इंट्रोडक्शन एंड नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन देने को नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर आपको डेफिनेशन आती है टॉपिक की, प्लीज गिव इट, दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। हाउएवर, हर बार हमें सटीक डेफिनेशन पता हो टॉपिक की ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट स्ट्रगल टू गेट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पे आपने फोकस नहीं करना है, आपने फोकस करना है इंट्रोडक्शन पे। लेक्चरेट का इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। तो अब बात आती है, सर ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। लेट्स से मशीन, मशीन इज योर टॉपिक। तो मशीन का डेफिनेशन मे बी एनीथिंग दैट सिंप्लीफाइज द वर्क ऑफ ह्यूमंस इज अ मशीन, राइट। तो एक तो आपको डेफिनेशन याद हो तो वो आपकी इंट्रोडक्शन का पार्ट बन सकती है। बट लेट्स से मेरे को मशीन की डेफिनेशन नहीं पता, राइट। सो हाउ डू आई इंट्रोड्यूस माय टॉपिक। इसमें और डेफिनेशन में प्लीज आप अंडरस्टैंड, आप प्लीज समझिए डिफरेंस क्या है। If I have to introduce without giving the definition, I may say, today humans have evolved uh, immensely. In this evolution of humankind, in this evolution of mankind, machines have played a bigger role because machines, by its nature, simplify humans' work. And this work, the time saved by this work can be utilized for other creative things and for various innovations. So machines are an integral part of the evolution of humankind. तो वो एक ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। क्या मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया? नो। अगर डेफिनेशन पता होता डेफिनेटली वो दैट विल हैव एडेड टू माय इंट्रोडक्शन, राइट। उसमें थोड़ा वेट और बढ़ सकता था। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी अगर डेफिनेशन सटीक दे देंगे इंट्रोडक्शन और बेटर हो जाएगा। बट सपोज नहीं पता मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेफिनेशन, तो आई कैन गिव आउट अ सिंपल इंट्रोडक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has brought about a revolution in the entire world. There's not even a single field which is untouched by artificial intelligence. In fact, this is going to turn out the biggest revolution of mankind. तो ये भी एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो डेफिनेशन को रटने की कोशिश मत करो। आप 100, 150, 200 डेफिनेशन नहीं रट सकते हो, प्लीज फॉरगेट दैट। बट यू शुड नो द आर्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक। विमेन एम्पावरमेंट, उसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, राइट। Almost 50% of India's population consists of women. And if this workforce, this task force becomes asset for the nation, then India can grow multifold. And for that to happen, each woman in the country needs to be empowered. How that empowerment will happen, I'll tell you now. तो ये हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन। मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया वुमेन एम्पावरमेंट का। व्हाट डज वुमेन एम्पावरमेंट मीन? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। तो डेफिनेशन अगर आपको पता है प्लीज इंक्लूड इट इन द इंट्रोडक्शन, नहीं पता टू हेल विद डेफिनेशन, छोड़ दो इसको, आप टॉपिक को स्मार्टली इंट्रोड्यूस कर दो, राइट। देन कम्स सेकंड, causes. Let's say the topic is global warming. Let's say the topic is global warming. अब global warming के क्या causes हैं, right? वो आपने जैसे आपने जब आप प्रिपेयर करें, अच्छा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा ग्लोबल वार्मिंग, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द एंटायर वर्ल्ड, दैट विल बिकम हाउ ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द एनवायरनमेंट हैज लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। वो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आ गया कि कॉजेज क्या हैं। तो
चार पांच खट 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 टॉपिक, सॉरी कॉजेज, चार पांच कॉजेज मैं बना लूंगा, राइट। ओके, एक दो तीन चार। ओके, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, डिफॉरेस्टेशन, व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्जॉशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। तो ऐसे करके कुछ कॉजेज आ जाएंगे, राइट। फिर कॉजेज हैं तो ऑब्वियसली इफेक्ट भी होंगे, राइट। तो कॉजेज, अब उसके इफेक्ट क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग अगर हो गई तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? अगेन, अच्छा, चार पांच पॉइंट मैंने इस पे बोलने हैं। ओके, डन, राइट। उसके बाद आता है एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट। ये आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लगाए हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, राइट। तो अगेन, 4-5 things you should know about what the government has done to reduce global warming. And this government need not be just India. जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, राइट, उन्होंने क्या एफर्ट लगाए हैं, इन केस यू नो अबाउट दैट, वो भी आपकी लेक्चरेट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड दैट्स व्हाई रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल गिव यू कंटेम्प्रेरी थिंग्स। आप जितनी कंटेम्प्रेरी नई चीजें डालेंगे उतना ही आपका लेक्चरेट बेटर होगा। और ये नई चीजें कहां पे ज्यादा डलेंगी? वो डलेंगी एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, सरकार क्या कर रही है इस बारे में, राइट। तो एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड देन यू विल गिव आउट रिकमेंडेशंस। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए? सो एटलीस्ट गिव आउट 3-4 गुड रिकमेंडेशंस, दैट विल ऑलवेज कम इन हैंडी, दैट विल help you score more marks. GTO will be impressed, right? Because your recommendations are very important. Then conclusion. एंड में आप कंक्लूड कर सकते हैं, या तो आपकी रिकमेंडेशन ही आपका कंक्लूजन का पार्ट हो सकती है, या कंक्लूजन कुड जस्ट बी अ समरी ऑफ व्हाट यू स्पोकन। जो भी अभी तक 2.5 मिनट में आपने पॉइंट्स दिए हैं, रिकमेंडेशन दिया है, उसी को समराइज करके 3-4 लाइन में आप बोल दो, एंड दैट्स इट। सो दिस इज योर बेसिक फ्रेमवर्क: इंट्रोडक्शन, causes, effects, efforts by government, recommendation and conclusion. You remember this, and I guarantee 50% of the topics you can easily cover. अब जो 50% और बच गए उसमें क्या करेंगे? उसमें आप डालेंगे जिसमें मान लीजिए causes आते ही नहीं है, राइट। कुछ चीजों में causes नहीं आ सकते, advantages आ सकते हैं, तो causes की जगह आप क्या डालेंगे? Advantages, right? For example, the topic is the way the example I gave earlier, women empowerment. उसमें आप causes, women empowerment causes क्या है, not a very relevant point, but आप advantages डाल सकते हैं कि अगर women empowerment तो उसके advantages क्या होंगे, right? तो खट 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 आप 10 पॉइंट भी कर सकते हैं कि women empowerment से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल जो हमारा सिनेरियो है उसमें क्या इफेक्ट होगा, सोशल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारे कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये इन सब पे आप 2-2 लाइन भी बोल देंगे तो आपकी एडवांटेजेस कवर हो जाएंगे। फिर आता है डिसएडवांटेजेस। विमेन एम्पावरमेंट के केस में ऑब्वियसली डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, सो डिसएडवांटेज यहाँ पे आप काट सकते हैं, राइट। लेकिन आपको फ्रेमवर्क में याद रखना है कि एडवांटेज उसके बाद डिसएडवांटेज, यहाँ पे नहीं है, ओके लेट्स लीव इट। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां एडवांटेज भी होगी और डिसएडवांटेज भी होगी। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने इंट्रोडक्शन दिया, एडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और डिसएडवांटेजेस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो 5 पॉइंट एडवांटेज, 5 पॉइंट डिसएडवांटेज। एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, अब विमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लगाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या उसमें जो है प्रोविजन दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, नई नई क्या नीतियां आ रही हैं, सो यू शुड नो अबाउट देम। एंड देन रिकमेंडेशन। अब ये रिकमेंडेशन आपकी रिकमेंडेशन है, आपको इतना कुछ पता है तो आप अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि जब वुमेन एम्पावरमेंट इतना फायदे की चीज है तो इसे जल्दी से जल्दी हमें इस पे फोकस करना चाहिए, राइट। और फिर आप 2-3 रिकमेंडेशन देंगे कि विमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन बढ़ा के हो सकती है, बिकॉज एजुकेटेड सोसाइटी विल एम्पावर एवरीबडी, तो विमेन को तो डेफिनेटली एम्पावर, राइट। पॉलिसी मेकर्स शुड पे अटेंशन टू इट। 33% रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट में बात चल रही है, दैट शुड बी एक्सपेडाइटेड, तो वो आपकी रिकमेंडेशन हो सकती है। सो लाइकवाइज आपकी काफी सारी रिकमेंडेशन आ सकती है।
राइट, एंड देन यू कंक्लूड। तो या तो आप इंट्रोडक्शन, कॉजेज, इफेक्ट्स, एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन, इसके बेस आप पूरे टॉपिक को निकाल सकते हैं, या इंट्रोडक्शन, देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड देन अगेन एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जिसको अगर आप अपने जहन में रखते हैं, इफ यू कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, then you can practice and you can prepare and deliver your lecturate very easily. Lecturate आपके लिए केक वॉक हो जाएगा. It's going to be very simple. Now let me go back a bit, right? You might be thinking कि सर ये क्या था, ये तो आपने कवर ही नहीं किया, right? So let me explain it to you. These are the efforts by government which you should know. These are the say important fields in which government effort should be known to you. So education की फील्ड में गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं ताकि एजुकेशन का लेवल, जो साक्षरता का लेवल है देश में, वो बढ़े. क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, गवर्नमेंट की क्या नई नीतियां आ रही हैं एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए. तो उसके लिए एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट आपके पास पक्का होने चाहिए. फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन, राइट, तो उसमें फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है एजुकेशन. तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, उन सब में कवर किया गया है एजुकेशन को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया. सिमिलरली स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड वेरियस स्कीम्स बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट, वो आपने पॉइंट बाय पॉइंट 5-6 पॉइंट आपने लिख के रख लेने हैं कि ये गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं एजुकेशन की फील्ड में. सिमिलरली हेल्थ की फील्ड में गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं. तो 4-5 स्कीम आपके पास एज अ रेडी रेकनर होनी चाहिए. आपको पक्का पता होने चाहिए कि सरकार हेल्थ की फील्ड में क्या कर रही है. सिमिलरली विमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स चलाई हैं. सिक्योरिटी एनहेंसमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई है. नाउ दिस सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी ऑफ द नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट एज वेल एज वेरियस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. तो इसके लिए, इस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं. सिंस यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द आर्म फोर्सेस, क्योंकि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी की फील्ड में सरकार क्या एफर्ट्स कर रही है. सिमिलरली SC ST OBC, इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार क्या एफर्ट्स लगा रही है. सो यू शुड नो, यू शुड हैव अ रेडी रेकनर फॉर एजुकेशन, हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट, सिक्योरिटी एंड SC ST OBC. तो इनकी एक रेडी रेकनर आपके लिए, आपके पास पक्का होनी चाहिए. यू मे ऐड वन मोर थिंग, दैट इज पॉवर्टी. पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है. सो दैट दोज एफर्ट्स शुड ऑल्सो बी नोन टू यू. 4-5 सरकारी कदम या सरकारी पॉलिसीज क्या हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए या खत्म करने के लिए, तो शुड बी नोन टू यू. तो ये 5-5 एटलीस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 6 के 6 पॉइंट पे आपके पास पक्का होना चाहिए. एंड आई अश्योर यू ईदर दैट विल कम हैंडी इन योर लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन. डेफिनेटली 100% आपको या तो लेक्चरेट में या ग्रुप डिस्कशन में ये पक्का काम आएगा. इनफैक्ट इफ द कैंडिडेट इज स्मार्ट, अगर आप बिल्कुल एक स्मार्ट कैंडिडेट हैं, तो आप इसको टैट में भी यूज कर सकते हैं. साइकोलॉजी में जो टैट वाला टेस्ट है, जहां पे आप स्टोरीज बना रहे हैं, वहां पे भी यू कैन include them. So please keep a ready reckoner for all this and that will come in handy. So now let us move to another set of tips. तो हमने फ्रेमवर्क सेट करना समझ लिया कि कैसे हमने फ्रेमवर्क बनाना है वो 3 मिनट के अंदर, बिकॉज 3 मिनट में पूरा लेक्चरेट प्रिपेयर करना इज वेरी डिफिकल्ट. लेकिन अगर आपने फ्रेमवर्क बना लिया, अच्छा मैं इन पॉइंट्स के, इन बुलेट पॉइंट्स के अंडर 4 पॉइंट्स बोलूंगा या बोलूंगी, then it's done, right? Secondly, substance बनाना है, आपने फ्रेमवर्क बना लिया, अब उसमें 4 पॉइंट तो डालने पड़ेंगे ना हर बुलेट पॉइंट में, राइट? तो वो पॉइंट्स कहां से मिलेंगे? न्यूज़पेपर से. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू रीड न्यूज़पेपर. इन एवरी वीडियो आई कीप रिकमेंडिंग, आई कीप रिक्वेस्टिंग, न्यूज़पेपर आपने जरूर पढ़ना है. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये तो हर जगह काम आएगा, लेक्चरेट में तो डेफिनेटली, बिकॉज आप जितना कंटेम्प्रेरी चीजें लिखेंगे उतना ही आपका लेक्चरेट स्ट्रॉन्ग होगा. और वो कंटेम्प्रेरी चीजें कहां से निकलेंगी? न्यूज़पेपर से. यूज नॉलेज ऑफ NCERT, स्पेशली कैंडिडेट्स हु आर एस्पायरिंग टू ज्वाइन NDA.
तो एनडीए वाले एस्पिरेंट्स तो एनसीईआरटी को जरूर याद करें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, एनडीए वाले बच्चे वो न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते नहीं है, हैबिट नहीं बनी होती है। वो कहाँ से सब्सटेंस लेके आए? फ्रेमवर्क तो बन गया, बट उसमें मट्टी कुछ मसाला भी तो डालना है ना, वो कहाँ से डालें? सो एनसीईआरटी कैन कम इन हैंडी। आपने हिस्ट्री में जो पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा है, आपने सिविक्स में जो पढ़ा है, वो चीजें आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं अपने लेक्चरेट में भी और ग्रुप डिस्कशन में भी। लेक्चरेट में कैसे? लेट्स से विमेन एम्पावरमेंट, और कुछ नहीं, अगर आज की कंटेम्प्रेरी नहीं पता आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो पता है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने क्या किया या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, राइट? एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, वो आप पॉलिटी से डाल सकते हो, सिविक्स डाल सकते हो। सो देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स वे यू कैन, there are number of subjects or topics where you can easily insert or use your understanding of NCERT books. तो इसको आपने भूलना नहीं है, स्पेशली सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट्स। एनसीईआरटी को आप अगर स्मार्ट कैंडिडेट हैं तो आप लेक्चरेट में यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये लास्ट वाली बुलेट है ना, जब भी आप लेक्चरेट अपना फ्रेमवर्क बना रहे हैं, वो जो मैंने 5-6 बुलेट पॉइंट बताए थे, उसी में आपने ये देखना है कि जब हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, राइट, कि टॉपिक है लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें एडवांटेज बात कर रहे हैं कि क्या क्या एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उस टाइम पे हमने हमेशा अपने जहन में याद रखना पॉलिटिकल, कि पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इन सब पे अगर आपको एक एक पॉइंट भी पता है तो आपके 5 पॉइंट तो एडवांटेजेस में हो गए। सिमिलरली डिसएडवांटेजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इकोनॉमी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए इन सब पे, 5 नेगेटिव हो गए एक एक करके। सो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके 5-5 क्लियर हो गए। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दैट फ्रेमवर्क, जब आप एडवांटेजेस की बात कर रहे हो, सो यू शुड थिंक पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कल्चर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जनरली सोशो कल्चरल इम्पैक्ट्स आर मोर और लेस सेम, तो आप उनको क्लब भी कर सकते हो। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो दैट्स हाउ you can write down 4-5 points on advantages and similarly on 4-5 points on disadvantages. So that's how you can think of a framework. That's how it's going to be easy for you to deliver a lecturate. क्योंकि अब आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस में पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी, उसके बाद सिमिलरली डिसएडवांटेजेस, यही 4-5 पॉइंट्स के अंदर, and then your recommendations and government efforts, recommendation, and then conclusion, and you'll have a wonderful lecturate. Now I introduce our recommended candidate, Miss Kritika, who will show you how to deliver a winning lecturate. 3 मिनट का एक winning lecturate कैसे होता है, she will deliver and show it to you right now. Jai Hind everyone. My today's lecturate topic is Indo-Pakistan relation. Since independence, the relationship between both the countries have not been cordial because of the violent partition took place between the countries. But still, India tries to maintain the diplomatic relation between India and Pakistan. We have seen the examples of Indus Water Treaty, Kartarpur Corridor, and Shimla Agreement that India tries to maintain a relationship between India and Pakistan, which should be peaceful. India and Pakistan have good trade relations with each other. We have seen the example of the floods in Pakistan. India helped Pakistan financially. And we have seen that India and Pakistan are the bigger economies in the world. And we have seen that the countries are part of the world organizations like SCO and SAARC. But still, both the countries have bitter relationship due to the Kashmir dispute and conflict, which happened after the partition after independence. We have seen that both the countries have fought the wars in 1999, 1965, 1971, and even in 1947. And we have seen that both the countries have been in financial crisis after the independence, and a lot of money is spent on the security on borders to maintain
the good army in both the sides, and for the security of the borders, which money should be used in the employment generation to eradicate poverty and to improve the education and health facilities in both the countries. We have seen that Pakistan supports terrorism and sponsors terrorism on its soil. And we have seen the examples of the terrorist activities of Pakistan in India. For example, the Mumbai attack and in Pulwama attack, Pathankot attacks. India follows the stringent measures against such terrorist activities and is now, and we have seen the examples of the strikes like surgical strike and the Balakot air strike, which shows the example of the Indian armed forces acting against the terrorist activities against Pakistan. Both the countries have been not in a good state, and now we have seen that the countries try to make the countries all over the world try to take advantage of which. For example, China has started the One Belt One Road initiative, which passes through the Pakistan occupied Kashmir, which relationship between India and Pakistan worsens because of this. China supplies arms and ammunition to Pakistan against India and try to counter India on this. I feel that both the countries should have diplomacy and try to talk to one another instead of doing the activities like wars. Thank you.